सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और आज है रामनवमी का दिन। आ गए हैं हम छुट्टी का इस्तेमाल करने और पढ़ने प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में। थंबनेल देख करके तो आप लोगों को हल्का फुल्का अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हम कौन से टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं तुमको बताने की कोशिश करता हूँ। आज की चर्चा का विषय है प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस इतना क्यों? जब भी तुम किसी भी एलिमेंट की, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज पढ़ने की कोशिश करते हो, लिक्विड पढ़ रहे हो ना, लिक्विड के साथ प्रॉब्लम क्या है कि लिक्विड का प्रेशर जो है एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर तुम प्रेशर को नहीं समझोगे तुम लिक्विड को नहीं समझ सकते हो, लिक्विड को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इंजीनियरिंग में कभी उसको लगा नहीं सकते। तो इस वजह से हमको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। प्रेशर मेजर करने के लिए हम बेसिकली दो डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम देखते हैं अब क्या है। पहला तो है बैरोमीटर और सेकंड थोड़ी देर बाद जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो हो जाने वाला है मैनोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर स्पेसिफिकली इज अ डिवाइस यूज्ड टू फाइंड, स्टिमुलेट, कैलकुलेट वगैरह वगैरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता करने के लिए हम जो डिवाइस का यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। एक तरीके से भी बोला जा सकता है, हमको तो मालूम है 1.03 × 10⁵ पास्कल्स के आसपास जो प्रेशर है वो कितना है, एक बार का प्रेशर। पर ये तुमको पता कैसे चला? पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये डेवलप होता है कि अगर तुम अर्थ पे हो तो अर्थ का शेप कैसा है। ये मैं मेरे ऑफलाइन बैचेस में बहुत बार बच्चों से पूछता हूँ, अर्थ का शेप कैसा है? अर्थ का शेप रेगुलर नहीं है, थोड़ा जियोड शेप का है, ऐसा थोड़ा कहीं बड़ी कहीं छोटी। अच्छा, जितना बड़ा माउंट एवरेस्ट मैंने बना दिया इतना बड़ा तो नहीं होगा, पर ऐसा इरेगुलर शेप का है। ठीक है, अब इरेगुलर शेप का होने की वजह से क्या हो जाने वाला है कि मेरे को तो पता है कि एक रेफरेंस के ऊपर अगर मैं बात करूंगा तो उस रेफरेंस के अलोंग जो है वो टाइम पे प्रेशर जो हो जाने वाला है दैट विल बी प्रेशर एट द सरफेस। सरफेस के ऊपर जो प्रेशर होता है दैट इज मैक्सिमम। बट जैसे ही मैं समझो इस पॉइंट पे हूँ, ये पहाड़ पे ऊपर चढ़ूंगा तो यहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा क्या हो जाने वाला है, कम हो जाने वाला है। ये डेप्थ में जाऊंगा तो प्रेशर को कुछ ना कुछ डिफरेंस पड़ने वाला है। ये सारे डिफरेंसेस मुझको समझ में आते हैं। तो हम कहाँ पहुंच गए हैं? हम ये चीज़ को समझने के लिए पहुंच जाएंगे मीन सी लेवल पे। कहाँ हैं हम अभी? हम आ जाते हैं सबसे पहले तो मीन सी लेवल पे। मीन सी लेवल पे हम एक बैरोमीटर का कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं। बैरोमीटर कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं होता, बैरोमीटर एक इन्वर्टेड ट्यूब है, कुछ भी नहीं है। एक कॉलम ले लो, पानी इसके अंदर भर दो, इसके अंदर हर जगह पानी भर दो। सबसे पहली बात तो पानी नहीं बोलना चाहिए मुझको, लिक्विड फ्लूइड बोलना चाहिए। पर ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं एग्जांपल में क्या ले रहा हूँ, वाटर ले रहा हूँ। वाटर थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है बैरोमीटर को यूज़ करने के लिए, बहुत बड़ा अपैरेटस हो जाता है। अब एक ट्यूब लेता हूँ, ये ट्यूब को क्या करूँगा मैं, इस ट्यूब को भर दूंगा यहाँ तक, इसके गले तक पानी भर दूंगा पूरा। ठीक है, मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। अब ये ट्यूब को उठा करके इसके ऊपर क्या कर दूंगा, उल्टा खड़ा कर दूंगा। ये ट्यूब को मैंने उठाया, इसके ऊपर अंगूठा लगाया, अंगूठा लगा करके इसको उल्टा खड़ा कर दिया। ये इस ट्यूब का पानी है, ये ट्यूब के अंदर भरा हुआ है। पर जैसे ही मैं इस ट्यूब को इसके अंदर डालने वाला हूँ, ये अंदर का वाटर जो है, ये वाटर कुछ इसके सरफेस, इसको उल्टा करूँगा ना, इसके सरफेस को छोड़ दूंगा और यहाँ पर एक छोटा सा कॉलम बना लेगा, जिस कॉलम के अंदर कुछ भी नहीं रहने वाला, ना एयर ना कुछ। तो ये जो पार्ट बन जाता है इसको हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, वैक्यूम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इस पॉइंट पे ये क्या है, वैक्यूम हो गया। इस पॉइंट पे जहाँ पे सरफेस है, इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, P1। ये पॉइंट इधर प्रेशर है, इस प्रेशर को नाम दे देता हूँ मैं P2। इस पॉइंट पे जो प्रेशर है इसको नाम दे देता हूँ P3। ऐसे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग प्रेशर है। मुझको क्या फाइंड आउट करना है? मैं पढ़ रहा हूँ बैरोमीटर के बारे में, बैरोमीटर को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, डिसाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका काम क्या है? इसका काम है प्रेशर फाइंड आउट करना। कहाँ, कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड आउट करना। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड आउट। अब इस कॉलम को ध्यान से देखो, इस कॉलम में कौन सा पार्ट वाटर का एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है? ये अंदर का पार्ट तो वैक्यूम को एक्सपोज्ड है। यहाँ पे जो प्रेशर पड़ रहा होगा दैट विल बी प्रेशर ड्यू टू द वेट ऑफ द कॉलम, ऑब्वियसली एट अ सर्टेन डेप्थ, जो तुमने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है। ये जो सरफेस तुम देख रहे हो अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द वाटर, यहाँ पे तुमको नहीं लगता कि दिस इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर? सो दिस इज एक्चुअली नथिंग बट अ पॉइंट वेर यू कैन कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे जो प्रेशर पड़ रहा है P0, तो मुझको लगता है कि P3 जो थर्ड प्रेशर है दैट इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, ऑब्वियस है। अगर मैं P2 को कंसिडर करता हूँ, पॉइंट 2 पे जो प्रेशर पड़ रहा है, तो पॉइंट 2 पे जो प्रेशर पड़ रहा होगा दैट विल बी प्रेशर ड्यू टू पॉइंट 1 P1 प्लस एक सर्टन डेप्थ पे है। इस डेप्थ पे जितने भी डेप्थ पे, इसको मैं हाइट का नाम दे देता हूँ H एंड H रो G। ये अभी हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा हुआ था, प्रीवियस लेक्चर्स अगर जिन लोगों ने देखे उन लोगों को पता होगा कि एट पॉइंट 2 विल बी P1। बट
मुझको एक बात समझ में आती है कि P1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्रेशर एट 1, ऊपर तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं कुछ, ऊपर तो वैक्यूम है, वैक्यूम होने की वजह से ऊपर का प्रेशर क्या हो जाने वाला है, 0 हो जाने वाला है। तो P2, तो प्रेशर एट पॉइंट 2 विल बी इक्वल टू H रो एंड G। चलो ठीक है, ये भी बात मुझको समझ आएगी। अगर P2 पे जो प्रेशर पड़ रहा है दैट इज H रो G, तो P2 एंड P3 along the same horizontal line, along the same horizontal space। तो मुझको यहाँ पे समझ में आता है कि अगर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि P2 इज इक्वल्स टू P3, दैट इज बिकॉज सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। कहाँ पर है ये लोग, एक ही लेवल पे तो हैं, along the same horizontal level। अगर P2 इज इक्वल्स टू P3, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, तो P3 शुड बी इक्वल टू P2, P2 इज नथिंग बट H रो G। ये बात मुझको समझ में आएगी। थर्ड प्रेशर एट पॉइंट दिस, बट दिस इज अ पॉइंट दैट इज एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर। P3 एक ऐसा पॉइंट है जो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज हुआ है। अगर एटमॉस्फेयर को एक्सपोज हुआ है तो इसके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है दैट इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P3 इज इक्वल्स टू P0, तो P3 कैन बी रिप्लेस्ड बाय P0 इज इक्वल्स टू H रो G। सो इससे हमको क्या समझ में आया, इससे हमको एक बात समझ में आई है, इफ यू वांट टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना ही चाहते हो तो तुम सबसे पहले तो एक ट्यूब लोगे, उसको उल्टा कर दोगे किसी पानी के सरफेस पे, उसकी हाइट कैलकुलेट कर लोगे। वो हाइट तुमको कुछ ना कुछ वैल्यू दे देने वाली है H, ठीक है। दैट H इज व्हाट द प्रेशर इज डिपेंडेंट अपॉन फॉर कैलकुलेशन फॉर टाइम बीइंग, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। एंड रो इज नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वाटर वट एवर वी हैव यूज्ड इनसाइड, जो भी हमने यहाँ पे यूज किया है वो लिक्विड, उस लिक्विड का क्या है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड, इट इज डिपेंडेंट अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G दैट इज पुशिंग इट डाउन। अब अगर मैं इस जियोड के ऊपर हूँ तो ये सारी हरकत कहाँ पर हो रही है, मीन सी लेवल पे। देयर इज गोइंग टू बी सम डिफरेंस व्हेन आई गो अप टिल अ सर्टेन हाइट। मैं एक सर्टेन हाइट तक अगर चले जाता हूँ तो वो टाइम पे मुझको कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, और अगर मैं कुछ ना कुछ सर्टेन डेप्थ पे आता हूँ तो प्रेशर में कुछ ना कुछ डिफरेंस मुझको देखने को मिलेगा। तो दिस फॉर्मूला इज वैलिड ऑन वेयर, वैलिड एक्चुअली वैलिड तो हर जगह है, बट दिस इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड एट मीन सी लेवल। नाउ व्हाट विल चेंज इफ आई एम नॉट एट मीन सी लेवल, अगर मैं मीन सी लेवल पे नहीं हूं तो किस चीज में बदलाव आएगा। देखो, द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज नॉट गोइंग टू चेंज। अगर तुम थोड़ा हाइट भी गेन कर लो, थोड़ा ऊंचाई पे जाकर के कैलकुलेट करने की कोशिश करो, तो हाइट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ग्रेविटी नेग्लिजिबली, बहुत ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी में फर्क पड़ेगा। व्हाट इज गोइंग टू चेंज, H, the height of the column। So this is what is the concept is completely dependent upon, जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, H पे। As you go up and down on the surface, जो हमारा सरफेस है उसके ऊपर नीचे जाओगे, ऑन द पोल्स, इक्वेटर, नीचे, एट डेप्थ, एट हाइट, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, द हाइट इज गोइंग टू शो सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, बट एज द हाइट विल शो डिफ्लेक्शन, G will also show deflection and the pressure will also show certain amount of deflection, जो ये बात प्रूव करेगा कि अगर हम हमारे ग्लोब पे कहीं भी होंगे तो एट वेराइटी ऑफ पॉइंट्स देयर कैन बी वेराइटी ऑफ प्रेशर्स, ठीक है। अलग अलग पॉइंट पे हमको क्या देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्रेशर्स देखने को मिलेंगे। तो देयर आर 3 थिंग्स विच इज डिपेंडेंट अपॉन H, रो एंड G, एंड वी आर स्टडिंग अबाउट टॉरिसेलीज बैरोमीटर। अब यहाँ से मैं तुमको थोड़ा सा हिस्ट्री बताने की कोशिश करता हूँ कि बैरोमीटर आया कहाँ से, क्यों आया, ऐसी हरकत क्यों थी। सो लेट्स गो इनटू द हिस्ट्री, थोड़ा सा कंसेप्ट को और स्पाइस अप करने की कोशिश करेंगे, ये सारी बातें तुम लोग लिख लो। सो मैं तुमको थोड़ा सा लेके चलता हूँ पीछे। सो इन द 17th सेंचुरी, नथिंग, थोड़ी पुरानी बात है, ये सब कहानी निकली कहाँ से और ये सारी बकवास होकर रही। 17th सेंचुरी में जो वर्कर्स थे इटली के आसपास, वो क्या कर रहे थे, अर्थ में एक माइन खोदने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। माइन के अंदर जब पानी भर गया तो पानी को ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। वो कुछ कर रहे थे कि पानी को निकाल करके कहाँ ले जाएं, सरफेस पे लेकर के चले जाएं, और अंदर जो टनल के अंदर पानी भरा हुआ है पूरा का पूरा पानी बाहर आ जाए। जो पंप इस्तेमाल किया इन लोगों ने इसको निकालने के लिए, दैट कुड नॉट लिफ्ट वाटर अप टिल 10.3 मीटर्स, 10.3 मीटर के ऊपर इस वाटर को वो लोग लिफ्ट नहीं करवा पाए, ठीक है। तो ये बात उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगी, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश करी। तो बर्टी नाम के एक साइंटिस्ट आए बीच में, उन्होंने सबसे पहले ये स्मार्ट एक्सपेरिमेंट किया। जो एक्सपेरिमेंट मैंने तुमको दिखाया, ये ट्यूब को उल्टा करके रखा, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, और ये एक्सपेरिमेंट करने से उनको जो रिजल्ट मिला वाटर के साथ, दैट वाज अगेन 10.3। बट 10.3 तुमको नहीं लगता कि द वाटर कॉलम, कितनी बड़ी ट्यूब की जरूरत पड़ेगी, 10.3 नियरली मेरे हाथ का 10 गुना हो जाएगा, या फिर 1 मीटर के अंदर 3.3 फीट के आसपास होते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी नियरली 33 फीट, 33 फीट, 33 फीट, तुम 5 फीट 6 फीट के इंसान हो, 33 फीट तुमसे 6 गुना ज़्यादा ऊंची ट्यूब की जरूरत पड़ेगी अगर तुमको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए वाटर जो था दैट वाज अ बैड चॉइस,
वाटर को इस एक्सपेरिमेंट के अंदर नहीं डाला जा सकता। जब उनको ये समझ में आया कि वाटर को इस एक्सपेरिमेंट में नहीं डाला जा सकता है, तो बर्टी के एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया किसने? टॉरिसेली ने। इसीलिए इस बैरोमीटर का नाम पड़ गया टॉरिसेलीज बैरोमीटर। ठीक है, अब टॉरिसेलीज बैरोमीटर और बैरोमीटर में बस इतना ही फर्क है। बैरोमीटर कैन बी एनी बैरोमीटर, पानी पकड़ के बना लो, जो कुछ भी बना सकते हो, बैरोमीटर बन जाएगा। बट वाटर ड्यू टू इट्स वेरी लेस डेंसिटी क्या हो जाता है कि इसके अंदर डिफरेंस आ जाता है कि वो 10.3 मीटर्स का हाइट बनाएगा। जब तुम अपने ट्यूब को उल्टा करके इसके अंदर डालोगे तो वो ट्यूब क्या करेगी? 10.3 मीटर्स का हाइट यहाँ पे डेवलप करने वाली वाटर का। इतना ज़्यादा तो नहीं संभाल पाओगे, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से वाटर एक अच्छा चॉइस ना होने की वजह से उन्होंने टॉरिसेली ने इसके अंदर क्या यूज़ किया? मर्क्यूरी यूज़ किया। जब उन्होंने मर्क्यूरी यूज़ किया तो मर्क्यूरी यूज़ करने पर उनको रिजल्ट कितना मिला मालूम है? दैट वाज ओनली 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, दैट इज मर्क्यूरी। तो यहाँ पे जो हाइट उनको मिली दैट वाज 76 सेंटीमीटर्स ओनली। अंदाजा लगा सकते हो, दैट वाज 10.3 मीटर्स। वाटर को जब इस्तेमाल किया जा रहा था ड्यू टू इट्स डेंसिटी इट वाज 13 ऑलमोस्ट 30 फीट के ऊपर जा रहा, 30 फीट के ऊपर जा रहा था। बट विथ मर्क्यूरी इट वाज 76 सेंटीमीटर्स ओनली। ये बात हमको समझ में आई, ठीक है। अब दैट दिस इज द फर्स्ट रीजन। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? दैट वाज हैपनिंग ड्यू टू इट्स डेंसिटी। तो मर्क्यूरी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाता है कि कभी कभी क्वेश्चन यूज किया जाता है कि व्हाई इज मर्क्यूरी ओनली यूज्ड फॉर बैरोमीटर या टॉरिसेलीज बैरोमीटर, तो उसके जवाब मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ। तो डेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, द डेंसिटी इज नियरली इक्वल टू 13600। ये इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू 13600 के आसपास तुमको इसका डेंसिटी मिलने वाला है kg पर मीटर क्यूब। अब ये इतना डेंस है, वाटर तुमको कितने पे मिल जाता है? 1000 या 1 पे मिल जाता है, ठीक है। यूनिट्स के अकॉर्डिंगली तुम जिसको भी स्पेसिफाई करने की कोशिश करो। अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो कि खुद ही कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हो कि अगर तुम ये देखने की कोशिश करोगे कि ये डिपेंडेंट कौन से फैक्टर्स के ऊपर है, तो तुमको पता हो जाना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमने अभी फॉर्मूला बनाया था H rho g फॉर्मूला है। प्रेशर हमको पता है कि कितना है 1.03 इंटू 10⁵, ये तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर वाटर में यूज़ कर रहा हूँ तो उसकी हाइट समझो मुझको नहीं मालूम, H में अगर डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं 10⁵ डाल देने वाला हूँ, मल्टीप्लाई बाय मैं यहाँ पे 10 डाल देने वाला हूँ ग्रेविटी को। ग्रेविटी विल बी 10, डेंसिटी आई एम यूजिंग 1000, H की वैल्यू मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा। 10⁵, यहाँ पे 10⁴ विल कट इट डाउन, 1.03 इंटू यहाँ पे कितना बन जाने वाला है 10 विल बी इक्वल टू H विल बी इक्वल टू 10.3 मीटर। दिस इज एग्जैक्टली द सेम वैल्यू जिस वैल्यू पे वो सारे के सारे इटालियन लोग जो माइन करने की कोशिश कर रहे थे उनका वाटर राइज नहीं कर रहा था उसके आगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमारे नेचुरल फिनोमिना, हमारे कंसेप्चुअल फिनोमिना से क्या हो रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। तो बैरोमीटर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमको हेल्प करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इस तरीके से समझने की किस तरीके से डेली लाइफ में हमारे लिए काम कर रहा है। अगर यही प्रेशर को तुम इसके अंदर कैलकुलेट करते हो H rho g, तो P0 विल बी इक्वल टू 1.03 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय H का वैल्यू इज इक्वल टू H अगर मुझको नहीं भी पता है, अगर मैं इसके जगह पे इसको यूज़ कर रहा हूँ 13600 मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी की वैल्यू रखता हूँ 10, ये 1 2 3, ये 3 को खा जाएगा, 1.03 इंटू 10⁵ यहाँ पे बचा है, डिवाइड बाय 136 इज इक्वल टू 6। कैलकुलेटर यूज़ करो, जो भी करना है करके देखो, आंसर तुमको मिलने वाला है 76 सेंटीमीटर ही मिलेगा। एंड दैट 76 सेंटीमीटर विल बी प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ द मर्क्यूरी दैट राइजेस इन अ टॉरिसेलीज बैरोमीटर, ठीक है। तो बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमको प्रेशर इस तरीके से मेजर करने में हेल्प करता है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी डेवलप होते हैं, कुछ क्वेश्चंस कुछ ऐसे डेवलप हो सकते हैं, जैसे देखते हैं, ये तो सब तुम लोगों ने कॉपी कर लो, एक सेकंड में पॉज करके, और फिर चलते हैं आगे। ओके, अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं टॉरिसेलीज बैरोमीटर या बैरोमीटर के ऊपर, ठीक है। तो एक बैरोमीटर को अगर मैं कंसिडर कर लेता हूं, तो मैं अर्थ पे कहीं तो हूं, वहां पे मैंने क्या किया कि एक बैरोमीटर को उल्टा किया, अंदर मैंने क्या भर रखा था, अंदर मैंने भर रखे थे मर्क्यूरी, ठीक है। अंदर मैंने मर्क्यूरी भर रखी थी। जो हाइट जो वाटर कॉलम की डेवलप हुई वो कितनी डेवलप हो गई, 75 सेंटीमीटर गई। या फिर थोड़ी देर के लिए बोलता हूँ किसी ऐसी जगह पे हूँ जिसकी वजह से वो कितनी जा रही है, सिर्फ 70 सेंटीमीटर के आसपास ही जा रही है। मुझको कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे हाइट पे, इस एरिया में, जिस एरिया में मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, इस एरिया में प्रेशर कितना है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। वैल्यू क्या हो जाने वाली है मेरी, वैल्यू विल बी P0 विल बी इक्वल टू H rho g। P0 मुझको कैलकुलेट करना है, H मेरा जा रहा है 70 डिवाइडेड बाय नीचे में उसको 100 डालना पड़ेगा जस्ट बिकॉज इट इज इन सेंटीमीटर। रो की वैल्यू 13600 इंटू, आगे मैं लिख लेने वाला हूँ 10, ये 0 को काट खाएगा, ये 0 को काट खाएगा, वैल्यू मेरे 70 इंटू
30 में बन जाएगा 1 × 136, इसके बाद 10 10 हो जाने वाला है 100, 7 6 इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे जैसे ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि जिस भी एरिया में आप लोग खड़े हो वो एरिया के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। ठीक है, बस सिंपल प्रॉब्लम्स इसके अंदर आने वाले। सेकंड टाइप का प्रॉब्लम इसके अंदर कैसा आ सकता है कि मैंने जो मैनोमीटर पकड़ के रखा हुआ है, सॉरी मैंने जो बैरोमीटर पकड़ के रखा है, बैरोमीटर को मैं कैसे पकड़ सकता हूँ, इंक्लाइंड एंगल पे पकड़ सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने इंक्लाइंड एंगल पे पकड़ रखा है और एक सर्टेन अमाउंट तक इसकी हाइट लगी हुई है, ये हाइट मैं ले लेता हूँ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइट मेरे को उसने बता दिया है कितना है, 100 सेंटीमीटर के आसपास है, और एंगल मुझको बताया है कितना है, 30 डिग्री के आसपास है। मुझसे पूछ रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस एरिया में कितना है। फिर से तुमको जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करना होगा तो तुम लिखोगे H ρg, P0 की जगह पे तुम डालने वाले हो ऑलवेज वर्टिकल हाइट, because pressure is not dependent upon shape, pressure is not dependent upon size, pressure is not dependent upon the geometry। अगर तुम पीछे वाले लेक्चर्स में जाके देखने की कोशिश करोगे तुमको समझ में आएगा कि साइज शेप कैसा है, इसके ऊपर प्रेशर जो है वो डिपेंड नहीं करता है। तो हर बार जब भी तुम इसको कैलकुलेट करते रहोगे तो तुमको सिर्फ वर्टिकल हाइट को कंसीडर करना है, एंगुलर हाइट को कंसीडर नहीं करना है, स्लांट हाइट को इसको कंसीडर नहीं करना। वर्टिकल हाइट इसकी कितनी है 50, तो मैं लिखने वाला हूँ 50 डिवाइडेड बाय 100 जस्ट बिकॉज अगेन इट इज इन मीटर। अगर मैंने मर्क्यूरी यूज किया है तो मर्क्यूरी की डेंसिटी, वाटर यूज किया है वाटर की डेंसिटी, जी की वैल्यू डालने वाला हूँ 1, इसको ले गया, ये इसको ले गया, ये इसको ले गया, ये इसको ले गया, आंसर विल बी 5 × 13600। जो भी आंसर तुम लोगों को मिल जाएगा दैट विल बी द प्रेशर एट दैट प्लेस वेयर एवर यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। ठीक है, तो बैरोमीटर्स के इन टाइप के बहुत बेसिक टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जहाँ पे तुमको सीधे सीधे ये वैल्यू दी सकती है। अभी फैक्टर्स तुम्हारे पास कितने हैं, यू हैव टू फाइंड प्रेशर, तुमको H दिया हो सकता है, तुमको डेंसिटी दी हो सकती है, तुमको G दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, अब इन 4 वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू मिसिंग होगा, 3 वैल्यूज दिए होंगे, बाकी सब तुमको क्या करना रहेगा, कैलकुलेट करना रहेगा। वर्टिकल खड़ा हुआ तो वर्टिकल कॉलम, एंगल में आया तो एंगल में तुमको क्या करना है कि वर्टिकल हाइट को ही कंसिडर करना है, वर्टिकल हाइट के अलावा दूसरी हाइट को कंसिडर करने की बात यहाँ पर नहीं लागू होती है। हम यहाँ पर स्लैंट हाइट को नहीं कंसिडर करते हैं बिकॉज प्रेशर इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन ज्योमेट्री, प्रेशर इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द शेप ऑफ द कंटेनर। जिस भी कंटेनर में वो है उसके शेप के ऊपर वो डिपेंड करता नहीं है। वी हैव स्टडीड इट अपॉन इट इन द प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने देखा स्टैटिक फ्लूइड्स, स्टैटिक कैसे था, वेसल किस तरीके से मूव कर रहा था, उन सारे केसेस में हम लोगों ने इसको देखा हुआ है। ठीक है, तो बैरोमीटर के अंदर बस कुछ खास नहीं है, बैरोमीटर में बस इतने ही सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, डायरेक्टली देखते हैं कि उसके ऊपर क्या बात है। तो प्रेशर तो तुम कैलकुलेट करोगे, अब तुम्हारे सिर के ऊपर एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, उसको सब तो तुमको कैलकुलेट करने की जरूरत थी, बट हर बार तुम्हारे सिर पे जो फ्लूइड है, जो एटमॉस्फेयर है, वो भी तो फ्लूइड है, उसका प्रेशर तुमने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन इसके अलावा डेली प्रैक्टिकल लाइफ में भी तुमको प्रेशर कैलकुलेट करना ही पड़ता है। ठीक है, उसके लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इज मैनोमीटर। इस बार जो प्रेशर यूज करने वाले हम, प्रेशर टू अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू फाइंड प्रेशर इन एनी रनिंग फ्लूइड कॉलम, कोई सिलिंड्रिकल कॉलम होगा, कोई पाइपलाइन होगी, कोई ऐसी भी जगह होगी जहां पर से हमको प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो वो टाइम पे जिस डिवाइस का हम इस्तेमाल करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी मैनोमीटर। अब मैं क्या कर लेता हूं, मैं ले लेता हूं एक पाइप, ये ठीक है, पाइप को मैंने एक साइड से क्या कर दिया, ऐसे ओपन कर दिया, और ये ओपन कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब ये पाइप को मैंने इस तरीके से ओपन कर दिया है। अब इसके साथ खास बात क्या है कि इसके अंदर तो शुरुआत में लेवल जो रहेगा वो पानी का सेम रहेगा। अगर समझो मैंने इसके अंदर कोई फ्लूइड डाला हुआ है तो उसका लेवल क्या हो जाने वाला है, सेम रहने वाला है, करेक्ट है, कोई लेवल में डिफरेंस तो आएगा नहीं। पर अगर इसके अंदर ये, अगर इसको एक 3D पाइप की तरह समझो, बाहर की तरह निकली हुई है, इसको एक यू शेप समझो जो ऐसा निकला हुआ है, ठीक है, अब इस 3D पाइप में से बहुत जोर से जब पानी रन करेगा तो इस होल में से पानी इधर, या फिर इस होल के अंदर समझो गैस होगी, तो वो गैस क्या करेगी, समझो मैंने इधर एक पिस्टन लगाया हुआ है, सिर्फ मूवेबल पिस्टन है, तो ये गैस क्या करेगा, इस पिस्टन को नीचे पुश करेगा। जब इस पिस्टन को नीचे पुश करेगा तो उसके वजह से क्या हो जाने वाला है, थोड़ा सा देखो मैं डायग्राम को और चेंज करूंगा, ठीक है, ये पिस्टन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे मूव हो जाएगा, और इस तरफ का वाटर कॉलम क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ मूव हो जाने वाला है। अब ये वाटर कुछ ऐसा हो गया जस्ट बिकॉज देयर इज प्रेशर फ्रॉम दिस साइड, इस तरफ से क्या आ रहा है, थोड़ा सा प्रेशर आ जाए, और हम क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करें, हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें प्रेशर इस पॉइंट पे, करेक्ट है, ठीक है। अब प्रेशर यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, दैट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, करेक्ट है। प्रेशर यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, प्रेशर यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। अब इसके और इसके हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, ये हाइट के डिफरेंस को मैं क्या कंसिडर करने वाला हूँ, h कंसिडर कर लेने वाला हूँ, ठीक है। अब इस h को अगर मैं कंसिडर कर लेता हूँ तो मुझको ऐसा फील होता है कि अगर मैं इस शेप के अंदर देखने की कोशिश करूँ तो इस पॉइंट पे प्रेशर था P1, इस पॉइंट पे प्रेशर था
P2, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ कि प्रेशर P1 इज इक्वल्स टू प्रेशर P2। इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, इधर हम आएंगे थोड़ी देर के अंदर, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, इस पॉइंट पे प्रेशर है P2, ठीक है। इस केस में द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इस पॉइंट पे मिल रहा था दैट इज गोइंग टू बी द सेम प्रेशर। तो अगर इसके अंदर हाइट के अंदर डिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं आ रहा है, इफ देयर इज नो डिफरेंस इन हाइट, तो वो टाइम पे तुमको क्या मिल रहा है कि प्रेशर P1 और P2 तुमको जो मिल रहा है सेम मिल रहा है। अब इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, इस पॉइंट के प्रेशर को मैं नाम दे देता हूँ P3। यहाँ पे जो प्रेशर था एटमॉस्फेयर, इसको मैं P एटमॉस्फेयर बोल सकता हूँ या फिर इसको बोल सकता हूँ P1, इसको मैं बोल सकता हूँ P2। तो P1 जो फर्स्ट प्रेशर है दैट इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P2 जो सेकंड प्रेशर है दैट इज नथिंग बट प्रेशर एट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेप्थ जो इस पॉइंट पे। P3 इज प्रेशर एट। अब मैं P2 फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। P2 इज नथिंग बट P2 इज, अब इस केस में जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो P2 इज नथिंग बट ये प्रेशर इज दिस H रो G प्लस दिस प्रेशर P1। P1 को ध्यान से देखो, P1 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, तो मैं इसकी जगह पे बोल सकता हूँ P1 इज इक्वल्स टू P0। मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ P2। अब ये P2 और ये P3 जो है वो सेम लेवल पे हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। तो मैं ऐसा तो बोल सकता हूँ ना कि P3 इज इक्वल्स टू P2। P3 जो है वो P2 के बराबर है, करेक्ट है। तो अगर मैं P2 फाइंड आउट करने की कोशिश करने अगर तो मैं P3 भी उसी की तरह सब्सटीट्यूट कर सकूँ। P3 विल बी अकेले इक्वल टू प्रेशर ऑफ प्लस H रो एंड G। यहाँ पे भी हमको कुछ खास नहीं देखना पड़ा। P3 इज नथिंग बट द गैस प्रेशर, प्रेशर ऑफ द गैस। P1 इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P2 मैंने सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ा ताकि इसको इससे क्या कर सकूँ, रिलेट कर सकूँ। तो अगर मुझको इस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व करने की बारी आ गई तो बस मुझको यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन अगर मुझको बता दिया कि एक कॉलम लिया उसके अंदर हाइट का डिफ्लेक्शन हो रहा है 6 सेंटीमीटर का, मुझको पता करके बता दो भाई कि प्रेशर कितना है गैस का। तो प्रेशर ऑफ गैस will be equal to pressure of atmosphere plus H रो एंड G। मैंने एग्जाम्पल में लिया हुआ है मर्क्यूरी, अगेन Hg जिसका 13600 डेंसिटी होता है। तो प्रेशर ऑफ गैस अगर मुझको कैलकुलेट करना है दैट विल बी 1.03 इंटू 10⁵ प्लस H के जगह में डालने वाला 6 डिवाइड बाय 100 जस्ट बिकॉज इट इज इन सेंटीमीटर्स। रो के जगह पे मैं डालने वाला 13600 मल्टीप्लाइड बाय G की वैल्यू में लिखूंगा टन। जैसे ही तुम इसको कैलकुलेट करोगे टन 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 टन, आंसर तुम्हारे हाथ में आ जाने वाला है। तो हाइट में कितना भी डिफ्लेक्शन आते जाए इनटू अ मैनोमीटर, तुम क्या करते जाओगे, कंटिन्यूअसली वहां पे उस डिफ्लेक्शन को डालते जाओगे। ये एक तरीके का प्रॉब्लम डेवलप दे सकता है जहां पे तुमको हाइट का प्रॉब्लम दे देगा सीधा सीधा 6। एक केस ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, देखना ध्यान से, इस तरीके से कुछ होगा। यहाँ से मीन पे से तुमको डिस्टेंस बताता है और इधर से तुमको डिस्टेंस बताता है। इधर से तुमको डिस्टेंस कितना बताया 10 और इधर से तुमको डिस्टेंस बताया 3। इधर से जो नीचे से इधर जहां तक पानी है वहां तक का डिस्टेंस कितना बता रहा है 3 और यहाँ से नीचे तक का डिस्टेंस कितना बता रहा है 10। ये 3 और इस 10 में कितने का फर्क है 7 का। तो H को तुम इस केस में कितना कंसिडर करने वाले हो 7 सेंटीमीटर। तो इस केस में H की जगह पे कितना लिखोगे 7 सेंटीमीटर लिखोगे, 7/100 डालोगे, रो की वैल्यू डालोगे, G की वैल्यू डालोगे। P0 का वैल्यू हमेशा ही फिक्स रहने वाला है 1.01 इंटू 10⁵5। तो ये वैल्यूज तुम सब्सटीट्यूट करके फटाफट सारे के सारे न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हो। आज का लेक्चर जो है बहुत बेसिक है, मैं चाहता हूं कि तुम इसको बहुत इजी तरीके से पढ़ो, इतना स्पून फीडिंग तुमको ना किया जाए, इसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस वगैरह करके दिमाग लगाओ तो ये सारे प्रॉब्लम्स तुम लोगों को आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। 2 टाइप के प्रेशरिंग मेजरिंग डिवाइसेज हैं, सॉरी प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेज हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ इसके अंदर है नहीं, ठीक है। और इससे रिलेटेड थोड़े से एडवांस प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं लेक्चर्स के अंदर, जब ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज। तो अभी के लिए बात सिर्फ इतनी ही है, बाकी काम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय।